Hello everyone. Now I am again in front of you with a new video on ecosystem, and in this video we will discuss about energy flow in an ecosystem, food chain, food web, trophic level, all are the topics which are related with energy flow. So let's start with energy flow in an ecosystem. So starting with energy flow, constant input of solar energy is basic requirement for any ecosystem to function and sustain. What does it mean? अगर हम अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि अगर सन नहीं है तो क्या होगा, इट इज़ द सनलाइट एक्चुअली विच इज़ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू ऑल ऑफ अस. ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो सनलाइट से नहीं है. किस तरीके से समझेंगे? धरती पर जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली जो फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, दे आर एबल टू सिंथेसाइज फूड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन. जैसे जो प्लांट्स हैं, इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, वो सन एनर्जी को यूज करके फूड सिंथेसाइज करते हैं और फूड चेन के थ्रू दैट एनर्जी गोज टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ या डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इट्स सन. किसको छोड़कर? डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम. Deep sea hydrothermal ecosystem means where there is no availability of sunlight. वहाँ पर भी आपको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. कौन से? कीमोऑटोट्रॉफ. कीमोऑटोट्रॉफ आर द ऑर्गेनिज्म which can synthesize their own food by utilizing energy released during various chemical reactions. So अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की एंड बैक्टीरिया की, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? सनलाइट. दीज ऑर्गेनिज्म सनलाइट को यूज करके एनर्जी स्टोर करेंगे इन फॉर्म ऑफ फूड, एंड दिस एनर्जी इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ different type of organism on the ecosystem. So a constant input of solar energy is basic requirement for any ecosystem to function. इस लाइन को हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम को मेंटेन और अपने आप को सस्टेन रखने के लिए और फंक्शनल रखने के लिए लगातार सोलर एनर्जी की ज़रूरत है. जितना भी सनलाइट धरती पर आती है उसका लेस देन 50% PAR है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. PAR मीन्स वो वेवलेंथ जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, एंड दिस इज़ 400 to 700 नैनोमीटर. 400 से 700 नैनोमीटर रेंज की जो वेवलेंथ है उसे हम कहेंगे PAR. और जितनी भी सनलाइट धरती पर आ रही है, टोटल सोलर इंसिडेंट रेडिएशन, उसका लेस देन 10% क्या है? PAR. और उस 50% का भी प्लांट पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें से 2 से 10% ही प्रोड्यूसर यूज करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर दिस डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम बात करें टोटल सनलाइट की, तो टोटल सनलाइट का प्रोड्यूसर कितना यूज करेंगे? जस्ट 1 to 5%, क्योंकि हम किसका हाफ कर देंगे? 2 to 10. 2 to 10 PAR का है, और PAR टोटल सन एनर्जी का कितना है? 50%. तो अगर हम बात करें सन एनर्जी का प्लांट कितना यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए? 1 to 5%. एंड इमेजिन ओनली दिस मच फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज सफिशिएंट टू मेंटेन एंटायर इकोसिस्टम ऑन द अर्थ. कैसे समझेंगे इस पॉइंट को? प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. यहाँ पर हम सनलाइट की बात कर रहे हैं तो हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एक्सक्लूड करेंगे, और क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनका नंबर भी कम है, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो मेनली प्लांट पर फोकस होगा. लेकिन ध्यान रहे इसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व है. धरती पर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, जिनमें से जो प्लांट्स हैं एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो सनलाइट को यूज करेंगे और सन एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी ऑफ फूड. इसके अलावा और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके. जितने भी हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, ओमनीवोर्स मतलब जो प्लांट और एनिमल डाइट दोनों पर डिपेंड करते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है?
प्लांट्स पर। जैसे अगर हम कहें प्लांट्स को किसने खाया, डियर ने, और डियर को लायन ने, तो डियर की ग्रोथ तो साफ साफ दिखाई देती है, प्लांट पर डिपेंड है। लेकिन लायन भी प्लांट पर डिपेंड है, लेकिन इनडायरेक्टली, बिकॉज लायन का फूड है डियर, लेकिन डियर सर्वाइव कब करेगा, जब ग्रास है। तो ग्रास चाहिए डियर को और लायन को क्या चाहिए, डियर। सो लायन की सर्वाइवल डियर पर डिपेंडेंट है, डियर की सर्वाइवल ग्रास पर डिपेंडेंट है, और ग्रास की सर्वाइवल किस पर डिपेंडेंट है, लाइट पर। इसीलिए हमने कहा सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। अगर हम समझे कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, पर ईयर देखेंगे, एक साल में वहां पर जो ग्रो कर रहे हैं वो प्लांट्स टोटल सनलाइट को यूज करके कुछ फूड प्रिपेयर करेंगे, और ध्यान रहे वो ही फूड सभी ट्रॉफिक लेवल तक अवेलेबल होना चाहिए। जितना वो अवेलेबल हो सकता है उतने ही ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, जस्ट हैव लुक एट नेक्स्ट स्लाइड। नाउ जस्ट हैव ए लुक एट दिस स्लाइड। यहाँ पर हमने एक तो ट्रॉफिक लेवल शो किया है, दूसरा हमने फूड चेन शो की है। सबसे पहले है प्रोड्यूसर। सबसे पहले यहाँ पर बेस में क्या है, प्रोड्यूसर हैं, और ये प्रोड्यूसर सनलाइट को यूज करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने लिए फूड, एंड दैट फूड इज ईटन बाय, दिस इज इंसेक्ट। प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करे उन सबको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवोर भी कह सकते हैं, बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्लांट। सो सबसे पहले पहले हम फूड चेन को पढ़ते हैं, फिर हम इधर आएंगे। सबसे पहले दिस इज प्रोड्यूसर, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर, दिस इज कार्निवोर। ये दोनों कार्निवोर हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर ये प्राइमरी कंज्यूमर है तो ये क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, और कार्निवोर पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये होगा प्राइमरी कार्निवोर। सो इन ए फूड चेन सबसे पहले प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, not primary consumer, primary producer are the only organism which are capable to harvest sunlight। अभी हमने पीछे डाटा दिया कि 2 से 10% PAR का फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, तो सनलाइट का कितना होगा, 1%। अगर हम यहाँ पर देखें, ये 10 लाख जूल ऑफ सनलाइट है, तो प्लांट कितना अपनी बॉडी में स्टोर कर पाएंगे, 10,000 जूल। ध्यान रहिए हम NPP शो कर रहे हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो 1% ऑफ सनलाइट इज एक्चुअली कैप्चर्ड बाय, एक्चुअली एसिमिलेटेड बाय प्रोड्यूसर इन देयर बॉडी। सो ये सनलाइट का 1% जो है एसिमिलेट कर पा रहे हैं। फूड चेन में देखें तो एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। अब ट्रॉफिक लेवल क्या है, स्टेप्स इन द फूड चेन। दिस इज 1, दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर मूव करेंगे तो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, बाकी 90% का एनर्जी का क्या हो गया है, लॉस। सो व्हेन मूविंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पर 10,000 जूल है तो यहाँ कितना होगा, 1000, फिर 100 और लास्ट में 10, मीन्स ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशन जो हम इस ग्राफ से निकाल सकते हैं कि जो एनर्जी का फ्लो है दैट इज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर देन टू कार्निवोर। एनर्जी का कभी भी रिवर्स फ्लो नहीं होगा, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। नाउ इसमें अब हम उस पॉइंट को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सनलाइट को यूज करके क्या बनाएंगे, फूड। सपोज हम बात करते हैं कि यहीं पर ही आपके पास कोई एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें आपके पास 4 यही वाले ही एनिमल्स और प्लांट्स है। ये 1 साल की अगर हम बात करें, 1 साल में फोटोसिंथेसिस करके इतना जूल एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी सिर्फ कितना रहेगी, 1000 जूल। अगले वाले ट्रॉफिक लेवल पर कितना रहेगी, 100 जूल, और इससे अगले वाले पर 10,000 जूल। अब एक चीज देखेंगे कि ये जो बर्ड है, ये बर्ड 10 जूल एनर्जी पर डिपेंड है या 100 पर, 100 पर।
हर ऑर्गेनिज्म अपने से पहले वाले ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड कर रहा है फॉर मीटिंग इट्स एनर्जी डिमांड। जैसे जो टर्शरी कंज्यूमर है उसको कितना एनर्जी अवेलेबल है, 100 जूल, लेकिन उसकी बॉडी में एनपीपी कितना होगा, 10 जूल। यानी कि जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ देखो इस ट्रॉफिक लेवल के लिए कितना एनर्जी अवेलेबल है, इससे नीचे वाले में देखेंगे। इस ट्रॉफिक लेवल पर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको 10,000 जूल अवेलेबल है। अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इज मोर, तो ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या होगा, ज़्यादा। अब देखो इस ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी अवेलेबल कितना है, 1000 जूल। तो इसलिए यहाँ पर ये जो एनिमल है, जो रैट यहाँ पर शो किया, रैट वाले जो एनिमल है जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये हम फूड चेन में थोड़ा और देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम एक ही एनिमल को सेकेंडरी कंज्यूमर कहें। अलग अलग तरह की फूड चेन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग लेवल पर होंगे। तो ये हमने बेसिक जनरलाइजेशन की है कि रैट को हमने कौन सी कैटेगरी में माना है, सेकेंडरी कंज्यूमर। अदरवाइज एक चीज़ आप ध्यान रखें, एग्जाम्पल अगर आप नहीं लेना चाहते तो एक इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशन है, इस ट्रॉफिक लेवल पर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको कितना एनर्जी अवेलेबल होगा जो उनसे जिनके ऊपर वो फीड कर रहे हैं। इसका मतलब उनसे जो नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल है उतनी। और रैट की बॉडी में जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनके पास कितना एनर्जी अवेलेबल है, 100 जूल। तो इस केस में टर्शरी कंज्यूमर के लिए कितना एनर्जी अवेलेबल होगा, 100 जूल। यानी कि हर ट्रॉफिक लेवल के बाद जो एनर्जी का जो अमाउंट अवेलेबल है टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वो कम हो रहा है। यहाँ देखो सिर्फ 10 जूल ही बची है। अब 10 जूल पे अगर कोई एनिमल फीड करता है तो उसकी बॉडी में तो सिर्फ 1 जूल ही रहेगी, और इस 10 जूल से वो जो है एनिमल सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस ट्रॉफिक लेवल पर जो बची है वो बहुत ही कम बची है। और यही वजह है कि एक फूड चेन में जनरली 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं, बिकॉज ऑफ 10% लॉ। 10% लॉ क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, और हर वक्त 90% एनर्जी का क्या होगा, लॉस। फिर से देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ये टोटल सनलाइट है, आप डाटा को भी छोड़ दीजिए, अब हम एक और तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये टोटल सनलाइट है जिसमें ये टोटल सनलाइट है जिसमें प्लांट जस्ट 1% यूज कर रहे हैं। जितना भी सनलाइट अवेलेबल हुआ उसका 1% प्लांट ने फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब प्लांट की बॉडी में जितना भी एनर्जी है वो किसको अवेलेबल होगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स को। अब क्या करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स में जब ये एनपीपी बनेगी जो उन्होंने प्लांट से लिया है तो इस दौरान 90% तो वेस्ट हो जाएगा, जस्ट 10% ही किस में कन्वर्ट होगा, एनपीपी में। फिर सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पहले समझने की कोशिश की थी उसी को रिपीट कर रहे हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर में कितना एनर्जी अवेलेबल होगा, ये वाला जो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है। अब हर ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। सो एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कितना परसेंट एनर्जी जाएगा, 10%। तो अब हम फिर इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। प्रोड्यूसर सनलाइट का कितना परसेंट यूज करेंगे फॉर एनपीपी प्रोडक्शन, 1%। हर ऑर्गेनिज्म के पास कितना एनर्जी अवेलेबल होगा वो किस बात पर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसे ईट करेगा उसके पास एनर्जी कितना है। यानी कि अगर हम इसको ट्रॉफिक लेवल की टर्म्स में कहें, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज एनर्जी अवेलेबल एट लोअर ट्रॉफिक लेवल। रैट के लिए, सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए कितना एनर्जी अवेलेबल होगा, वो एनर्जी जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर अवेलेबल है। ध्यान दीजिए कि सेकेंडरी कंज्यूमर में मान लो 100 जूल एनर्जी है, एनपीपी है, वो एनर्जी डायरेक्टली उनके काम नहीं आ रही है, वो तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के काम आएगी जो उनको एज ए फूड यूज करेगा। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जस्ट हैव ए लुक एट फर्स्ट डायग्राम where again I have shown a food chain. This is producer, this is herbivore, this is carnivore.
सनलाइट से मान लो 1000 जूल ऑफ लाइट एनर्जी अवेलेबल है प्लांट्स को, तो प्लांट उसका जस्ट 1% यूज करेंगे। देखो 10 जूल एनर्जी अवेलेबल एज फूड। अब जो 10 जूल एनर्जी डियर के लिए कितना एनर्जी अवेलेबल है, 10 जूल, लेकिन उसकी बॉडी का पार्ट कितना बनेगा, 1 जूल। इसका मतलब जो 9 जूल है एनर्जी दैट इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट। इन द सेम वे इसी तरह यहाँ कितना एनर्जी अवेलेबल है, 0.1 जूल। सो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप पिक करेंगे कि व्हेन मूविंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है। एक ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म है उनको कितना एनर्जी अवेलेबल होगी, जितनी उनसे पहले वाले ट्रॉफिक लेवल पर अवेलेबल है। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में सबसे पहली लाइन लिखी थी कि कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन। लगातार हमें क्या चाहिए, सोलर इनपुट, ताकि इकोसिस्टम क्या रहे, सस्टेन या फंक्शन। इस स्लाइड की हेल्प से इस लाइन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस लाइन को समझने से पहले हम एक और चीज़ भी समझने की कोशिश करेंगे। 10% एनर्जी ट्रांसफर, बाकी 90% हीट की फॉर्म में लॉस हो गई। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो इकोसिस्टम है उस पर थर्मोडायनामिक्स के लॉ भी लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर फॉर्म, या ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे 10 जूल जो एनर्जी थी वो 1 जूल तो इसको अवेलेबल हो गई है एनपीपी की फॉर्म में, और बाकी 9 जूल कहाँ चली गई है, एनवायरनमेंट में। है तो टोटल 10 ही। अगर हम इस पूरे का टोटल देखें तो इस पूरे का टोटल कितना आएगा, 1000 जूल, 1000 जूल ऑफ एनर्जी। 1000 जूल ऑफ एनर्जी प्लांट को मिली तो 990 तो उसने वेस्ट कर दिया, और 10 क्या हो गई, उसकी बॉडी का पार्ट बन गई। यानी कि total energy of the universe is kept constant. So ecosystem is following first law of thermodynamics. Now moving on to second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics क्या कहता है, when energy is transferred from one form to another, some amount of energy is lost as heat. और जो एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हुई है उसी को हम क्या कहेंगे, एंट्रोपी। और अगर ऐसा बार बार होता रहेगा तो जो फ्री एनर्जी है अवेलेबल टू डू वर्क वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर देखते हैं, सनलाइट की 1000 जूल अवेलेबल है प्लांट्स के पास टू परफॉर्म सम फंक्शन, मतलब फूड की फॉर्म में स्टोर करने के लिए। प्लांट ने कितना स्टोर किया, जस्ट 10 जूल। 990 किसकी फॉर्म में लिबरेट हो गई, हीट की फॉर्म में। अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को इस 10 जूल को यूज करके ही अपने लिए बायोमास प्रोड्यूस करना है। अब इस 10 जूल को यूज करके सिर्फ कितना बायोमास प्रोड्यूस कर पाया, 1 जूल। 9 जूल बायोमास कहाँ चला गया, हीट की फॉर्म में लॉस हो गया। इसका मतलब जो फ्री एनर्जी है, यहाँ पर फ्री एनर्जी कितना था, 10 जूल। 10 जूल में से 9 जूल तो वेस्ट हो गई और 1 जूल इसके पास गई, तो इसके पास फ्री एनर्जी अब कितना है, 1 जूल। यानी कि अब इस 1 जूल से ही इसको अपने लिए बायोमास क्रिएट करना है, तो उसका 0.9 तो क्या हो गया, हीट की फॉर्म में लॉस हो गया, और 0.1 इसने एनपीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस किया है। सो फ्री एनर्जी जो है अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। यहाँ फ्री एनर्जी कितना है, 10 जूल यहाँ पर है, 1 जूल यहाँ पर है, 0.1, और 90% एनर्जी जो है दैट इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। कितना ज़्यादा लॉस है, आप देखिए कि सिर्फ 10% एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाएगी और 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होगी, और इसे ही हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और uncertainty or entropy. So according to second law of thermodynamics, entropy of universe is always going on increasing. अब हम उस लाइन पर आते हैं कि एंट्रोपी लगातार बढ़ने के बावजूद, अगर जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी तो फ्री एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट।
जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ेगी, जैसे 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 आप मान लीजिए लायन की बॉडी में ही देखिए, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर देयर। सपोज मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज देयर, एटीपी का यूज होगा, एडीपी प्लस फोस्फेट साथ में एनर्जी, और वो हीट की फॉर्म में, बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होती चली जाएगी। यानी कि इस एनिमल की, इन सभी की एंट्रोपी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, और फ्री एनर्जी क्या हो रही है, कम। अब अगर फ्री एनर्जी ऐसे ही धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ये तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, बट इवन देन इट इज एबल टू सर्वाइव। और ये बात एक इंडिविजुअल पे लागू नहीं होती है, पूरे इकोसिस्टम पर भी लागू है। 1000 साल पहले भी मान लीजिए कोई फॉरेस्ट थे, वो अब भी हैं, प्रोवाइडेड दैट हम ह्यूमन बीइंग ने उन्हें कट नहीं किया हो। कैसे? दिस क्रेडिट गोज टू सन। सन की जो एनर्जी है वो लगातार प्लांट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, और वो एनर्जी आगे ट्रेवल कर रही है। क्या लगता है, क्या प्लांट्स की फ्री एनर्जी कम नहीं हो रही? हो रही है। प्लांट्स भी लगातार रेस्पायरेशन कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, और उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। हर ऑर्गेनिज्म में एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इकोसिस्टम में भी देखें, किसी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में भी देखें, हर जगह सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वैलिड रहेगा कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। लेकिन फिर भी हम लिविंग सिस्टम को एंट्रोपी पुअर सिस्टम कहेंगे। और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर लागू होगा। कैसे? फिर हम पहले हमने लायन का एग्जाम्पल लिया था, अब हम डियर को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। वट एवर फूड डियर हैज टेकन, उसमें से कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड फूड फीकल मैटर की फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाएगा। दूसरा, 100% कन्वर्जन नहीं होता है एनर्जी का कभी भी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। जब भी डियर की बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होंगे, एनर्जी इज यूज्ड, और उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारा एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट होगा। तो जो लॉस्ट हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं, एंट्रोपी। लगातार डियर की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एंट्रोपी बढ़ रही है, और जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, फ्री एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। और अगर फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गई तो कोई भी एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, अपने आप को क्या नहीं रख पाएगा, जिंदा नहीं रख पाएगा। और इसीलिए ज़रूरत है हमें अपनी फ्री एनर्जी को मेंटेन रखना है, और जो एंट्रोपी लॉस है, एंट्रोपी की फॉर्म में जो हीट का लॉस है, उसको काउंटरैक्ट करना है। अब हम आंसर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। हम एंट्रोपी पुअर कैसे बनेंगे? बिकॉज वी आर कॉन्टिन्यूसली टेकिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड। आप फास्ट पर हैं, फास्ट पर क्या होगा कि जो भी बॉडी में फूड स्टोर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, बॉडी का एनर्जी लेवल कम होगा। इसका मतलब एंट्रोपी सिस्टम की क्या हो रही है, उस दौरान बढ़ रही है, फ्री एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन अगर आप कुछ फूड ले लेते हैं तो फिर आपको रिलैक्स फील होता है, यस आई एम नाउ फीलिंग बेटर। सो ecosystems are following both the laws of thermodynamics. Yes, entropy of the ecosystem, entropy of the universe is always increasing. Now the question arise कि अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो फ्री एनर्जी क्या होगी, कम। और अगर फ्री एनर्जी कम होती चली गई तो एनिमल अपने आप को जिंदा नहीं रख पाएगा। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ दे आर एबल टू मीट आउट दिस लॉस? सिंपली खाना खा लेंगे। अब यहाँ देखो प्लांट्स, अब जैसे अब यहाँ से चलते हैं उल्टा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इन ब्रॉड सेंस, अगर आपको समझ आएगा तो उसके बाद लगेगा कि ओह इट्स लाइक दैट। और क्योंकि इससे हम एक कॉन्सेप्ट और कहीं पढ़ेंगे कि वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन होने पर, अगर कंट्री के सारे लोग नॉन वेजिटेरियन हो जाएं, तो अब जो हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम बहुत सारा अनाज प्रोड्यूस करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, खाने की कमी पड़ जाएगी और हमें वेजिटेरियन जो फूड है वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा बहुत सारा। आगे पढ़ेंगे कहीं। सो अभी हम फिर से देख रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को एक नए तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन द बॉडी ऑफ लायन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन। जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी उनमें एनर्जी चाहिए, और इस प्रोसेस के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। और जो एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो गई वो तो हो गई, वो दोबारा यूज नहीं होगी। इसका मतलब इनकी एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन फिर भी ये एंट्रोपी पुअर सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंट्रोपी पुअर सिस्टम। जब इसको लगेगा कि मेरी फ्री एनर्जी कम हो रही है, ये किसे खा लेगा, डियर को। इसकी फ्री एनर्जी हो गई ज़्यादा, एंट्रोपी कम हो गई।
अब इधर देखो, डियर के केस में भी वैसा ही होगा। जब डियर की फ्री एनर्जी कम होगी, ये किसको ले लेगा? प्लांट को ले लेगा। प्लांट्स का अगर फ्री एनर्जी लेवल कम होगा तो उन्हें किसकी ज़रूरत है? सनलाइट का। इसीलिए हम कह रहे हैं किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शन रहने के लिए, सस्टेनेबल रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? लगातार सोलर इनपुट की ज़रूरत है। और यही कई बार न्यूज़पेपर में या टीवी में भी आता है कि इतने साल बाद सन नहीं रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर सन नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नया सिस्टम देख लेंगे और रात को अंधेरे अंधेरे में लाइट जलाकर काम कर लेंगे। कितने दिन तक करेंगे? आप लाइट जलाकर काम करेंगे, लेकिन ध्यान रहे जो भी फूड इस धरती पर अवेलेबल है एनिमल्स के लिए, वो कौन दे रहा है? प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स ही अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया को हम बार बार एक्सक्लूड कर रहे हैं, प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सनलाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, यानी कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ या ऑन द इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज sun. So sunlight is very essential for any ecosystem to function और sustainable ecosystem के लिए क्या जरूरी है? सनलाइट. सो आई होप टॉपिक इज क्लियर. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, और इसी को हम क्या कहेंगे? एंट्रोपी, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और अनसर्टेनिटी इन ए सिस्टम. एंड और जो हमने ये एरो ऊपर शो किया, हीट लॉस टू द एनवायरमेंट, डियर स्टूडेंट दिस इज नथिंग बट एंट्रोपी. और लगातार अगर ऐसा प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी. बट वी आर एबल टू काउंटर this energy loss by taking food, by constant supply of energy, and that's why we are entropy poor. So that's all about ecosystem following both the laws of thermodynamics. This diagram I have taken from book, very simple diagram. Again I think we have cleared all the things. Now first in this slide I have shown this one sun, and from sun plant use करेंगे, lot of energy is lost as heat. sun से this is herbivore, this is primary carnivore, this is secondary carnivore, and at each step there is a loss of energy. Now these are detrivores. After death, इसकी डेथ होने के बाद इसका डीकम्पोजिशन होगा, इनकी डेथ होने के बाद डीकम्पोजिशन होगा, और डीकम्पोजर्स क्या करेंगे? इनका ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड सिंपलर न्यूट्रिएंट्स सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. सो दिस इज एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे फूड चेन. फूड चेन क्या है? ए न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन in between different organism where one organism become food of another organism. जैसे यहाँ पर हम देखें दो तरह की फूड चेन हमने ड्रॉ की है. फर्स्ट फूड चेन इज प्रोड्यूसर इज ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर इज ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर इज ईटन बाय टर्शरी कंज्यूमर. और पहले वाले डायग्राम के जैसा ये सेम. और इन सब की डेथ के बाद देयर बॉडी इज available as food to these organism, decomposers. So there are two type of food chain. One is grazing food chain, one is detritus food chain. Grazing food chain begin with producer. Grazing food chain किससे शुरू हो रही है? प्रोड्यूसर से. उसके बाद प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर. इकोलॉजी के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर को हम और क्या कह सकते? प्राइमरी कंज्यूमर के लिए जनरल टर्म और क्या कह सकते हैं हम? हर्बीवोर. हर्बीवोर आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर. हर्बीवोर किसको कहते हैं? ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट को हम क्या कहेंगे? हर्बीवोर. सो प्राइमरी कंज्यूमर, द टर्मिनोलॉजी विच कैन बी यूज्ड फॉर हर्बीवोर इज प्राइमरी कंज्यूमर. इसी तरह जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, एक्चुअली दीज आर कार्निवोर. सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर कार्निवोर. प्राइमरी कार्निवोर को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर. और सेकेंडरी कार्निवोर को हम क्या कहेंगे? टर्शरी कंज्यूमर. सो दिस इज ए ग्रेजिंग फूड चेन विच बिगिन विद प्रोड्यूसर. नाउ अनदर टाइप ऑफ फूड चेन इज डेट्राइटस फूड चेन. डेट्राइटस फूड चेन बिगिन विद डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ये जो डेड लीव्स हैं दे आर ईटन बाय डेट्रीवोर्स, and these detrivores are eaten by some other kind of animal. So detritus food chain
begin with detrivores and decomposers. These decomposers, अगर हम बात करें जैसे हमने पीछे लेक्चर में भी पढ़ा था, saprophytic bacteria and fungi are there which carry out decomposition by releasing digestive enzyme outside the body. और जैसे ये एंजाइम का डाइजेशन, जैसे ये फूड का डाइजेशन होगा, that food is absorbed through body surface. तो कुछ तो फूड ये खुद यूज कर लेंगे और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म इनके आसपास जो हैं वो उनको यूज कर लेंगे, और अगर मिनरल सब्सटेंस है तो वो क्या हो जाएंगे, रिसाइकल्ड. सो दैट इज डेट्राइटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन. अगर हम बात करें एक्वेटिक फूड चेन में, तो एक्वेटिक फूड चेन में मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर इज, कंड्यूट वर्ड हमने पहले भी यूज किया था, कंड्यूट का मतलब होता है पाइप, रूट. मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज ग्रेजिंग फूड चेन. एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेनली एनर्जी का फ्लो किसके थ्रू होगा, ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू. और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर कंज्यूमर इज, सॉरी मेजर रूट इज, मेजर कंड्यूट इज डेट्राइटस फूड चेन. सो दिस इज ग्रेजिंग फूड चेन, दिस इज डेट्राइटस फूड चेन. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट ईच लेवल ग्रेजिंग फूड चेन इज मे बी लिंक्ड विद दिस डेट्राइटस फूड चेन. क्यों? क्योंकि जैसे इस एनिमल की डेथ होगी, नाउ इट इज मेड अवेलेबल टू डीकम्पोजर्स. तो ग्रेजिंग फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद डेट्राइटस फूड चेन एट एनी पॉइंट. सो दीज आर फूड चेन. अगर हम नेचर में देखें तो फूड चेन नहीं होती है, इस तरह के सीधे सीधे इंटरेक्शंस नहीं होंगे. फूड चेन की बजाय हमारे पास क्या होंगी, फूड वेब. फूड वेब मीन्स इंटरकनेक्टेड फूड चेन. जब बहुत सारी फूड चेन आपस में जुड़ जाती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरकनेक्टेड फूड चेन. And these interconnecting food chain are known as food web. So what is food web? Interconnecting food chain. जैसे अगर हम यहाँ से शुरू करें, this corn plant is eaten by grasshopper, then frog, कोई भी एक ले रहे हैं, then python, frog may be eaten by this eagle. So these interconnected food chain are known as food web. What is the significance of food web? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड के जो ऑप्शंस हैं ऑर्गेनिज्म के पास क्या रहेंगे, ज़्यादा. जैसे ये जो फ्रॉग है, दैट मे ईट दिस ग्रास ऑपर, बटरफ्लाई, दिस फ्रूट फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई. सो ऐसा नहीं है कि मेरे को तो ग्रास ऑपर दिखाई देगा तो ही मैं खाना खाऊंगा, अदरवाइज भूखा रहूंगा. नो, सो मैनी फूड ऑप्शंस आर अवेलेबल. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ food web. In a food web, different food chains are interconnected. This provide more choices of food for the organism. नेचर में फूड चेन की बजाय क्या होंगी, फूड वेब. This diagram depict trophic level. Now what is trophic level? Trophic level means न्यूट्रिशन के सोर्स के बेस पर हर ऑर्गेनिज्म फूड चेन में एक स्पेशल प्लेस अटेन करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रॉफिक लेवल. प्लेस इन द फूड चेन और स्टेप इन द फूड चेन, दैट दिस इज प्रोड्यूसर. देखो मैंने सबसे पहली लाइन क्या यूज की, बेस्ड ऑन फूड और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेसिफिक पोजीशन इन द फूड चेन. ये एक फूड चेन है. प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर. प्रोड्यूसर को कौन ईट करेगा, हर्बीवोर. हर्बीवोर को कौन करेंगे, प्राइमरी कार्निवोर. प्राइमरी कार्निवोर को कौन करेगा, सेकेंडरी कार्निवोर. न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन में अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे और उन पोजीशंस को ही क्या कहेंगे, ट्रॉफिक लेवल. प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. ऑलवेज प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. प्रोड्यूसर के बाद होगा हर्बीवोर. हर्बीवोर के लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. हर्बीवोर पे फीड करेंगे प्राइमरी कार्निवोर. प्राइमरी कार्निवोर को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर. प्राइमरी कार्निवोर आर विल बिकम फूड ऑफ सेकेंडरी कार्निवोर और सेकेंडरी कार्निवोर को क्या कहेंगे, टर्शरी कंज्यूमर. सो कितने ट्रॉफिक लेवल हुए यहाँ पर, 4. दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, दिस वन इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज फोर्थ. प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर सेकेंड, प्राइमरी कार्निवोर थर्ड एंड
सेकेंडरी कार्निवोर, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। नाउ अब एक वर्ड पे फिर से ध्यान देंगे जो हमने कहा, फूड के बेस पे ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेसिफिक पोजीशन इन द फूड चेन, जिसको हमने क्या कहा, ट्रॉफिक लेवल। क्या किसी ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल फिक्स होगा? प्रोड्यूसर का होगा, हर्बीवोर का भी होगा। लेकिन अगर हम देखें कुछ ऐसे एनिमल हैं जो ओमनीवोर हैं, जो हर्बीवोर भी हैं, कार्निवोर भी हैं, तो हो सकता है कभी तो वो किसी फूड चेन में यहाँ हो और कभी किसी फूड चेन में यहाँ हो। जैसे कुछ बर्ड्स, स्पैरो का एग्जांपल लें कि स्पैरो जो है ग्रेन ईटर है, तब तो वो कहाँ आएगी, हर्बीवोर में। लेकिन अगर वो किसी इंसेक्ट्स पर ईट कर रही है तो वो कहाँ आएगी, इधर। ट्रॉफिक लेवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन बेस्ड ऑन फूड। कौन सा फूड अवेलेबल है किस इकोसिस्टम में, कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा फूड अवेलेबल है, उसके बेस पर हम ये देखेंगे कि उसका कौन सा पोजीशन होगा, कौन सा ट्रॉफिक लेवल होगा। इसका मतलब ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल, कि वो हर्बीवोर है या कार्निवोर है, नॉट ए स्पीसीज एज सच। जैसे अगर मैं कहूँ कि स्पैरो यहाँ है या यहाँ है, यहाँ भी हो सकती है अगर वो हर्बीवोर है, और यहाँ भी हो सकती है अगर वो कार्निवोर है। सो ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज, नॉट ए स्पीसीज एज सच। किसके लिए ट्रू है? बिकॉज ए स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। तो इसलिए ट्रॉफिक लेवल उस स्पीसीज को ना रिप्रेजेंट करके उसका फंक्शनल रोल रिप्रेजेंट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर। दिस इज अगेन वेरी ट्रू कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस एनवायरनमेंट में कब मिलेगा, जब उसके लिए खाना अवेलेबल है। अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट बहुत फेवरेबल है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फूड नहीं है, तो क्या वो वहाँ पर मिलेगा? नो। सो बेसिक नेसेसिटी इज फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरनमेंट में कब मिलेगा? अगर उसका वहाँ पर रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या है, फीडिंग रिलेशनशिप। सो उसको हम क्या कहेंगे? सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रॉफिक लेवल। बाकी हम पढ़ ही चुके हैं कि एक फूड चेन में 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल होंगे, बिकॉज एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाएंगे ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, और धीरे धीरे जो एनपीपी है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर वो कम होता चला जाएगा, और अब इतना कम एनर्जी बच गई है कि वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को सपोर्ट नहीं कर सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। बायोलॉजी पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात याद करते रहिए और खुश रहिए।